News coming in from Manipur, where tensions are peaking at this moment. In fact, Manipur is on the edge again. There's a curfew in Imphal. There is no internet, and security forces are patrolling the roads. And staying with India, tensions escalated in India's Manipur state after 6 bodies. मित्रों 2014 से जब से लेकर इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई है, तब से लेकर ये कहना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसमें एक नई जान आई है, एक नई एनर्जी उनके अंदर आई है। अच्छा, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो मजबूत हुई है गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर, लेकिन इंडिया का सोशल फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो कंप्रोमाइज हुआ है। इसकी वजह यह है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इटसेल्फ जो है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है इंडिया के लिए। जैसे जैसे ये आइडियोलॉजी ग्रो होती चली जाएगी, ये बेसिकली मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म है, तो जैसे जैसे ये ग्रो होती चली जाएगी वैसे वैसे इंडिया का सोशल फैब्रिक कमज़ोर होता चला जाएगा। कुछ इसी तरह की झलक हमें इंडिया की रियासत मणिपुर के अंदर पिछले काफ़ी महीनों से नज़र आ रही है। मणिपुर के अंदर एक सिविल वॉर चल रही है और इस सिविल वॉर के रूट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान बेसिकली सिविल वॉर है। एक तो मैथीज़ हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हिंदू बरादरी से है, लेकिन इनके अंदर हिंदुत्व के बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद है। याद रखिएगा, हिंदू बरादरी और हिंदुत्व ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। हिंदुत्व एक सियासी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर मिलिटेंसी भी आती है, लेकिन हिंदुइज़्म एक मज़हब है, हज़ारों साल कदीम मज़हब है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रिसेंटली वजूद में आई है, हिंदुइज़्म बहुत पहले से मौजूद है। तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है, अलग अलग हैं। लेकिन वहाँ पर मणिपुर के अंदर आरएसएस और बीजेपी अपने चूँकि पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इस चक्कर में गुज़िश्ता 10 साल में वहाँ पर भी हिंदुत्व की सियासत को फ़रोग़ मिला है, उसको वहाँ पर एक प्रमोट किया गया। इसका एक असर लेकिन ये हुआ कि वहाँ पर जो कुकी कम्युनिटी थी वो एहसास महरूमी का शिकार हुए, और जब एक हद से ज़्यादा उनके हुकूक पामाल किए गए तो वो उठ खड़े हुए, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर इस वक्त सिविल वॉर चल रही है। रिसेंट जो वहाँ पर हालात कशीदा हुए हैं, जिन इवेंट्स ने हालात को कशीदा किया है, वैसे तो काफ़ी महीनों से एज ए सेड वहाँ पर चल रही है सिविल वॉर, लेकिन जिरीबाम का इलाका है, वहाँ पे जिरीबाम के इलाके में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं पिछले 2-4 हफ्तों के अंदर जिसकी वजह से एक नई वेव आई है अनरेस्ट की, और इसकी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। नाउ मणिपुर जो है स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि अगर आप मैप देखें इंडिया का, तो आखिरी कोने में, इंडिया के आखिरी कोने में कहीं ये एक छोटी सी स्टेट आपको नज़र आती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस थी, इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल था, इंडिया को बड़ा फ़ायदा इस स्टेट से हो सकता था, लेकिन वो सारा का सारा फ़ायदा नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के नज़र हो गया। अच्छा, क्या फ़ायदा था? इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत इंडिया ने आसियान के इलाकों से जुड़ना था, जिसके तहत इंडिया ने म्यांमार से कॉरिडोर निकालने थे, ये सारे मणिपुर से जुड़े थे, यानी ये सारे रास्ते मणिपुर से ही जाते थे। ओके, और काफ़ी इंडिया ने इस पे आगे काम भी किया हुआ था, लेकिन फिर ये इंसर्जेंसी छिड़ गई वहाँ पर। एज अ रिजल्ट वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई, धपड़धूस हो गई। नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की बड़ी ज़रूरी थी। ज़रूरी इस वजह से थी क्योंकि इंडिया चाहता था कि चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके आसियान के अंदर। एक तो साउथ एशिया के अंदर काफ़ी बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है ना चाइना इंडिया के लिए। एक वक्त था कि जब यहाँ पर हमारे रीजन में इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, लेकिन अब रियलिटीज़ से वहाँ पर तब्दील हो चुकी है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो तब्दील हो चुकी हैं, और अब चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है साउथ एशिया के अंदर। वैसे ही आसियान में चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आसियान का जो नक्शा है वो कुछ डिफरेंट है साउथ एशिया से। वहाँ पर अनअपोज्ड आप कह सकते हैं, चाइना अनअपोज्ड वहाँ पर एक रीजनल पावर बन चुका है। उनका जो ट्रेड इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आसियान के अंदर, और जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट भी आपको बहुत ज़्यादा उनका नज़र आता है आसियान में। तो इसको काउंटर करना इंडिया के लिए ज़रूरी था। इंडिया अपने आप को चाइना का कंपटीटर समझ रहा था, तो आसियान में चाइना को compete करना इंडिया के लिए ज़रूरी था, और ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब इंडिया की कनेक्टिविटी होती। तो कनेक्टिविटी से ही रिलेटेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, वो हो गई है मणिपुर के सिविल वॉर के स्टार्ट होने के बाद धपड़धूस। तो एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लॉस नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की सियासत ने पहुंचाया हुआ है इंडिया को। अच्छा, सूरत हाल इतनी ख़राब है वहाँ पर मणिपुर के अंदर कि जो चीफ मिनिस्टर है
एन बायरन सिंह साहब। वैसे जब ये सिविल वॉर शुरू हुई तो कुकीज़ की सबसे बड़ी डिमांड ये थी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ कि एन बायरन सिंह को हटा दें। उनका मानना था कि एन बायरन सिंह का ताल्लुक मैती कम्युनिटी से है और ये हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं और ये हमारे खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने ये एक कंडीशन रखी थी कि इनको हटा दें, लेकिन सरप्राइजिंगली नरेंद्र मोदी ने इनको नहीं हटाया था। अच्छा, कुकी कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है। मणिपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 40% से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, कुकीज़ की। ये क्रिश्चियन है मेनली, कुकी ट्राइब्स जो है, तो इनको नहीं हटाया गया था। आज तक ये एज इट इज़ मौजूद है अपनी कुर्सी के ऊपर। तो सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब है कि एन बायरन सिंह ने एक तो स्कूल सारे बंद कर दिए हैं इम्फाल वैली के अंदर, जो कि सबसे बड़ा इलाका है मणिपुर का। वहाँ पर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज ये सारी बंद है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने एमएलएस का एक इजलास भी तलब कर लिया है, मीटिंग भी तलब कर ली है। उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है, किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि बायरन सिंह कॉज मीटिंग ऑफ मणिपुर एमएलएज एज टेंशन फ्लेयर, स्कूल्स इन इम्फाल शट। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड टू रिव्यू द डेवलपिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर, ऑफिशियल सेड। पहले जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई तो हमें इतने ज़्यादा इसके अंदर हथियार इस्तेमाल होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो रिसेंट इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि छोटे जो मिसाइल्स हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं और जो ड्रोन्स हैं, स्ट्राइक ड्रोन्स जो है वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये इतने जो बड़े वेपन्स हैं ये म्यांमार से आ रहे हैं। म्यांमार के अंदर भी कुकी ट्राइब्स रहते हैं बहुत सारे, तो इनका ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से फैसिलिटेशन हो रही है। ऑलरेडी म्यांमार में भी सिविल वॉर चल रही है और इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ पर रिट नहीं है। मिलिट्री जनता जो म्यांमार की है, जो कि पावर में है, उनकी रिट नहीं है। लिहाजा इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है म्यांमार के कुकीज़ के ऊपर और दीगर ट्राइब्स के ऊपर कि वो हेल्प कर रहे हैं यहाँ के कुकीज़ की, और ये जो मिसाइल्स आ रहे हैं और दीगर जदीद असलहा आ रहा है वो वहाँ से इनको मिल रहा है म्यांमार के रास्ते। नाउ इंडिया की जो अपोजिशन की जमातें हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, मैं राहुल गांधी साहब को भी पिछले दिनों देख रहा था, उन्होंने ये डिमांड की है। उन्होंने डिमांड की, एक तो अमित शाह इस वाक़े पर रिज़ाइन करे, ये जो वहाँ पर सिविल वॉर मणिपुर की इतने अरसे से जारी है, इस पर रिज़ाइन करे। दूसरी उन्होंने डिमांड ये की है कि नरेंद्र मोदी खुद जाए वहाँ पे, खुद जाए मणिपुर की सूरत हाल को रिव्यू करे और वहाँ पर लोगों के साथ मिले और उनको हौसला दे कि हम आपके साथ हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे कि नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर जाएंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो और बात है, इलेक्शन अगर होंगे ना तो उससे पहले आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो पूरा टब्बर है वो कैसे जाता है वहाँ पर। इलेक्शन के दिनों में तो जाएंगे ही स्पीचेस करने और वहाँ पर भाषण झाड़ने के लिए, लेकिन फ़िलहाल उनका गालिबन जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मणिपुर के अंदर प्रोलॉन्ग्ड इंसर्जेंसी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को यकीनी तौर पर हर्ट कर रही है, ख़ास तौर पर इंडिया का जो एक्ट ईस्ट प्रोजेक्ट है उसको हर्ट कर रही है। इसको रोकने के लिए बीजेपी सरकार को कोई संजीदा इक़दाम यकीनी तौर पर उठाने चाहिए।